हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों, आप लोगों को जो पांच पांच मॉडल सेट जारी हुआ है उसमें से आज हम लोग देखने वाला है गणित यानी मैथ का पहला सेट का ऑब्जेक्टिव। यहाँ दोस्तों जितना सारा ऑब्जेक्टिव है बता दूंगा, फिर सब्जेक्टिव बता दूंगा। सोशल साइंस का तीनों सेट ऑब्जेक्टिव बता दिया है। ऑब्जेक्टिव खत्म हो चुका है, साइंस का ऑब्जेक्टिव खत्म हो चुका है। बाकी जितना बचा हुआ है सारा का अपलोड कर देंगे, बस चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, सारे वीडियोस को देखिए, समझिए। एग्जाम में बहुत बढ़िया नंबर आए, इससे बहुत सारे सवाल एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, तो अच्छा से पढ़िए ताकि एग्जाम में अच्छा नंबर ला सको। ठीक है, और सभी को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी एक छोटा सा हेल्प जरूर हो सके। आपका इस शेयर एक किसी का हेल्प कर सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या सवाल है दोस्तों, और उसका जवाब हम लोग इसको बहुत ही आसान तरीके से, अगर आप लोग मैथ में थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो आप लोग इसको समझ जाओगे, क्यों हर एक चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, देखो क्या है पहला सवाल हम लोग देखते हैं। 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो 156 को आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। ठीक है, 156 ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है, किस जाएगा सबसे पहले? 2 से जाएगा, 2 से 14, एक बच गया ना, क्योंकि 15 है, 2 8 16, फिर 2 3 6, एक बचा, 2 9 18, फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, फिर 13 से दो, 13 एकम 13, सॉरी 31 हो गया, 13 लिखना है। ठीक है, 13 एकम 13। तो क्या 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 किस में देख सकते आप लोग? ऑप्शन नंबर डी है, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है, इक्वलिटी विभाजन एल्गोरिथम से यदि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, जहां क्या होगा? तो दोस्तों यहां पर आप लोगों का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्यों? आप लोग मानो 5 को भाग दे रहे हो, 1 मिनट, आप लोग मानो 5 को भाग दे रहे हो। ठीक है, ठीक है, 2 से, तो 2 दूनी 4, एक बच गया, तो 5 बराबर क्या लिखो? बोलो तो 5 बराबर लिखो 2 गुने 2 प्लस 1। मतलब यहां पर आपको पता है ये आर, क्या ये वाला आर है? आर कभी भी जो होगा दोस्तों, क्या 5 से, जो 5 है, ठीक है, 5 से क्या होगा? छोटा ही होगा आर। सर 5 से छोटा होगा, और 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। 0 भी हो सकता है, यहाँ पर जो रिमाइंडर 0 भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन 5 से बड़ा कभी भी नहीं होगा। यहाँ पर क्या 5 आएगा? 5 रहेगा तो फिर तो कटे जाएगा ना, जैसे 5 नहीं होगा, समझ रहे हो? तो इसलिए क्या होगा? आर इक्वल टू, आर क्या होगा? 0 और बी के बीच में। 0 हो सकता है बट बी नहीं हो सकता, बी से छोटा होगा। ए इक्वल बी क्यू प्लस आर होता है। जैसे 5 को मैंने भाग दिया ना, 5 बराबर क्या हो गया? 2 दूनी 4, एक बचा, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? इसको 5 बराबर लिखूंगा कि 2 गुना 2 प्लस 1, मतलब ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये क्या? आर है 1 और बी क्या है? 2 बी है, समझ लो? तो बस याद रखना ये चीज, ये कंडीशन होता है। नेक्स्ट देख लो क्या बोल रहा है कि 7√5 कैसी संख्या है? तो 7√5, रूट 7 में आ गया, मतलब अपरिमेय संख्या, क्योंकि रूट 5 तो आप लोग निकाल नहीं सकते हो। हाँ, √4 अगर रहता भाई साहब तो जिसका वर्गमूल निकल जाएगा, मतलब ये परिमेय संख्या हो जाएगी, लेकिन इसका तो वर्गमूल नहीं निकाल पाओगे। तो इसलिए अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी को मारो गोली, आगे बढ़ जाओ। प्रत्येक अभाज्य संख्या और गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना क्या होता है? ये अद्वितीय होता है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, प्रत्येक भाज्य संख्या और गुणनखंड, कोई भी भाज्य संख्या ले लो। भाज्य संख्या क्या होता है? सबसे पहले समझ लो अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या मतलब इसके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। जैसे 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या, 6 है क्या? नहीं, 6 1 से करता है, 2 से करता है, 6 से, मतलब 3 चीज हो गया ना। लेकिन अभाज्य संख्या होता है जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, सिर्फ 2 ही चीज से करता है, खुद से और 1 से। तो प्रत्येक भाज्य संख्या जो गुणनखंड होता है दोस्तों, वो अभाज्य संख्या गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना होता है। मतलब मान लो आप 6 को निकालोगे, 6 को कैसे लिखोगे? 2 गुना 3। ठीक है, तो ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, तो सब में अभाज्य संख्या ही होता है, तो उसके बिना क्या होता है? अद्वितीय होता है। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिर्फ अभाज्य संख्या होगा, उसके बिना कुछ नहीं होगा। पीएक्स दिया है ग्राफ, इसमें पीएक्स से शून्य की संख्या पूछा। शून्य कितना है देख लीजिए, यहाँ 3 बार काटा, 1 2 3, एक्स अक्ष को 3 बार काटा है, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, बहुपद x स्क्वायर माइनस 15 की शून्यक पूछा है, तो आप लोग लिख सकते हो x स्क्वायर माइनस 15, शून्यक मतलब बराबर 0। आपको शून्यक मतलब जब भी शून्यक निकालने बोलेगा तो उस उतना बराबर 0 बैठा देना। ये नहीं कि सर शून्यक बैठाने बोले हम 0 की जगह यहाँ पे 0 बैठा, 0 का स्क्वायर और -15, चलो भाई -15 आंसर आ गया। बिल्कुल गलत, बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, ऐसा कभी नहीं होता, याद रखना, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है? शून्यक मतलब आपको x का मान निकालना होता है, तो शून्यक को निकालना बोलेगा तो इतना बराबर 0 बैठा दिया। अब x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? इसको आप लिख सकते हो x स्क्वायर 15 किसका स्क्वायर होता है? तो 15 √15 का स्क्वायर होता है। √15 को 2 बार गुना तो 15 हो जाएगा। √15 को 2 बार गुना करोगे तो 15 हो जाएगा ना। √15 √15 15 हो जाएगा। तो एक बार इसको x माइनस √15 और एक बार x प्लस √15, ठीक है, यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 0 है। तो बस एक बार इसको 0 बैठाना, तो x बराबर क्या आ जाएगा? एक बार इसको 0 बैठाओगे तो x बराबर √15 आ जाएगा, इसको बैठाओगे तो x बराबर माइनस √15 आएगा। मतलब √15 और माइनस √15 आपका सही आंसर होगा, जो कि आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 है कि शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? शून्यकों का गुणनफल याद रखना होता है क्या? शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, याद रखना हमेशा। शून्यक क्या होता है? x, ठीक है,
ठीक है, शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, दो शून्य निकालना होता है, एक शून्य को मैं अल्फा बोलता हूँ, दूसरा शून्य को बीटा बोलता हूँ, ठीक है। मैं नहीं, सदियों से परंपरा चली आ रही है। तो पहला शून्य का अल्फा और उसका गुणनफल मतलब क्या, ये अल्फा इंटू बीटा, और इसका एक फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। माइनस बी, कोई भी जो द्विघात समीकरण होता है किस रूप में होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो आप लोग बी एक्स में देख सकते हो, बी एक्स में क्या है 7 है, लेकिन यहाँ माइनस तो माइनस और 7 की जगह पे 7, और भाई ए की जगह पे क्या है भाई साहब, ए एक्स स्क्वायर, लेकिन वहां पर कुछ है नहीं तो एक्स है, तो एक्स का एक तो माइनस 7 बटा एक सही इसका हो जाएगा। तो माइनस 7 बटा एक यानी कि माइनस 7 ही इसका उत्तर हो जाएगा। समझ गए। 8 नंबर क्या बोला देख लो। रैखिक समीकरण एक दिया है, दो समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 प्लस और a2x प्लस b2y प्लस c2, यदि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो तो निम्न में क्या कंडीशन हो। ये चीज कंडीशन दे दिया भाई साहब। तो ये कंडीशन कब होता है, जब दोस्तों क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। जी हाँ, जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होता है, जब रेखाएं क्या होती है, प्रतिच्छेदी होता है। जब सिर्फ अद्वितीय मतलब सिर्फ एक हल होता है, उससे हम लोग बोलते हैं अद्वितीय हल, मतलब सिर्फ एक ही हल होगा। तो ये चीज वही होता है, जब प्रतिच्छेद करेगा तो सिर्फ एक ही जगह पे काटेगा, तो इसको बोलता है अद्वितीय हल, यानी सिर्फ एक हल। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, आपको दो समीकरण दिया है का हल क्या होगा। दोस्तों हल मतलब समझ लो क्या होता है, ध्यान से नहीं, ठीक है। आपको x और y का ऐसा मान बैठाना है कि इधर 14 आ जाए, और यहाँ पर आपको x माइनस y का ऐसा मान बैठाना है कि 4 आ जाए, बराबर क्या हो जाए 4। तो पहला समीकरण में देखता हूं, 4 है x का मान, कोई भी 4,5 जो है, तो पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है, इतना याद रखना बस। पहला वाला क्या होता है, x होता है, दूसरा वाला क्या होता है, y होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया x, ये हो गया हमारा y, समझ रहे हो। तो x की जगह 4 बैठाएंगे, y की जगह 5 बैठाएंगे, 4 प्लस 5 कभी 14 होगा, बिल्कुल नहीं होगा सर, मतलब हमारा ऑप्शन एक खत्म हो गया। अच्छा दूसरा में बैठाओ 9 और 4, तो 9 प्लस 4, यहाँ 9 बैठाएंगे, यहाँ 4 बैठाएंगे, तो 9 प्लस 4 14 होगा, नहीं होगा सर। अच्छा 9 और 5 देखो तो बैठा के 9 और 5 सर बैठाएंगे यहाँ पर, 9 और 5, 9 प्लस 5 14 बिल्कुल हो जा रहा है। अच्छा और दूसरा वाला भी सेटिस्फाई होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सर पहला वाला हो गया ये वाला नहीं होगा, ये वाला भी समीकरण जो ये उसको भी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो x माइनस वाई है, मतलब 9 माइनस 5 करेंगे कितना हो जाए 4, तो इधर भी 4 है, मतलब बराबर हो जा रहा है, मतलब यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इतना ही आसान सवाल आएगा, इससे हार्ड सवाल आएगा ही नहीं। इसी प्रकार के सवाल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बोलो रैखिक युग्म असंगत है तो आलेख की रेखाएं क्या होगी, ठीक है। अगर रैखिक युग्म अगर असंगत है, ठीक है, असंगत होगा तो याद रखना समांतर होगा, अगर असंगत होगा तो समांतर होगा, और संगत होता है तो या तो हो सकता है प्रतिच्छेदी या फिर हो सकता है क्या, समपाती, ठीक है। अगर कोई रेखाएं, अगर कोई युग्म संगत है, ठीक है, संगत है तो क्या होगा, उसका आलेख हो सकता है या तो समपाती हो या फिर प्रतिच्छेदी हो। और अगर समांतर हो गया भाई साहब, समांतर मतलब ऐसा किसी कोई मतलब ही नहीं है, तो असंगत हो जाएगा। निम्न में कौन द्विघात समीकरण है, तो इसको सॉल्व करना आप लोग, मैं आपको ट्रिक बोल देता हूं, जस्ट देखना। इसको जब पहला ऑप्शन देखो, x को x से गुना करोगे x स्क्वायर हो जाएगा, इधर भी x स्क्वायर है, इधर भी देखो x स्क्वायर है ना, तो x स्क्वायर कट जाएगा ऑप्शन ए में, तो इसका तो होगा नहीं किसी हाल में। देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ोगे तो इसमें भी x स्क्वायर आएगा, क्योंकि a स्क्वायर नहीं करोगे तो x स्क्वायर आएगा, और इधर देखो बराबर के इधर भी x स्क्वायर है, तो इधर भी x स्क्वायर कट जाएगा, मतलब ये द्विघात समीकरण होगा नहीं। द्विघात समीकरण कौन होता है भैया जी, जिसमें होता है x स्क्वायर रहेगा ये टर्म। इसको देखो, इसको तोड़ोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को, तो उसमें एक्स स्क्वायर तो इधर रह जाएगा, इधर एक्स स्क्वायर आएगा क्या, नहीं आएगा सर, मतलब सर इसमें एक्स स्क्वायर तो रह जाएगा, मतलब यही होगा हमारा द्विघात समीकरण। ये ट्रिक है, इसको सॉल्व करोगे इधर एक्स स्क्वायर, इसको तोड़ोगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, कट जाएगा, तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। आपको बनाना भी नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट देख के आंसर बोलोगे भाई। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल वास्तविक एवं असमान भिन्न है। तो जब मूल भिन्न भिन्न होता है, वास्तविक होता है, क्या होता है, डी 0 से बड़ा होता है। जी हाँ, अगर डी 0 से बड़ा हो जाए तो मूल वास्तविक और असमान होगा। डी सुन लो एक बार 0 हो जाए तो वास्तविक और समान होगा। डी सुन लो एक बार अगर 0 छोटा हो जाए तो क्या होगा, काल्पनिक होगा। बस इतना सी कहानी है जो सबकी जुबानी है, और आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का विभक्त कर डी बराबर क्या होगा। तो डी का सिंपल सा फॉर्मूला पूछ दिया है, क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac देखिए ऑप्शन नंबर ए में, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यदि विभक्त कर डी छोटा हो तो इनमें से मूल क्या होगा। डी अगर छोटा होता है तो मूल क्या होता है, काल्पनिक होता है ना, वास्तविक नहीं होता है, तो वास्तविक और नहीं होगा यानी कि काल्पनिक होगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में कौन एपी है। अच्छा एपी में जो होगा उसका सार्वंतर क्या होगा, समान होगा। तो आप बस देखो माइनस करके, पहला क्वेश्चन देखो, सेकंड में क्या 4 में 2 जाएगा तो 2 बच जाएगा। अच्छा 8 में 4 जाएगा 2 बचेगा क्या, बिल्कुल नहीं सर, 8 में 4 जाएगा तो 4 बचेगा, मतलब इसका सार्वंतर समान नहीं आ रहा। ठीक है, देख लो कैसे, जो कभी नहीं पढ़े हो, 8 4 12 16 इस प्रकार से।
तो हम लोग डी निकालते हैं सर्वांतर। तो डी कैसे निकालेंगे, दूसरा में से पहला माइनस करो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 12 में से 8 माइनस करो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 16 में से 12 माइनस करो कितना आ जाएगा 4। मतलब हर एक का सर्वांतर जो डी का वैल्यू क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो जब दोस्तों समान होता है तो कहते हैं वो एपी में है, जिसमें समान नहीं आता वो एपी में नहीं होता है। तो वही चीज देख लो, इसमें पहला वाला तो हुआ नहीं। -1 करो, ये -1 करेंगे तो -2 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, -2 हो जाएगा। अब -3 -1 करेंगे, -3 माइनस और 2 में क्या -1 है, तो क्या हो जाएगा -3 माइनस, तो ये -2 हो जाएगा। अच्छा और एक बात देख लो, दूसरा पॉइंट -3 -5 -3 करेंगे तो इसमें भी -2 आएगा। मतलब हमको लग रहा है यही वाला आपका एक्चुअली में एपी है। बाकी आप दुनिया का किसी को भी करके देख लो वो एपी में नहीं होगा, लेकिन ये वाला हमारा एपी बन जा रहा है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि उसका सारबंधक क्या है, समान है मेरे भाई। अगला सवाल देखोगे क्या है, एपी का दे दिया है कि लेकर मतलब प्रथम पद ए और सारबंधक डी ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पद ए बराबर देख के लिख फोड़ोगे, ए बराबर 3/2 हो गया। सारबंधक डी निकालने बोला है तो ए2 में ए2 मैंने 7 कर दो, तो क्या हुआ ए2 क्या 1/2 है, मैंने 7 कितना है 3/2 है। बस करो एलसीएम आएगा 2 और 1 -3 यहाँ हो जाएगा -2/-2 -2/-2। तो -2 घटेगा तो एक आंसर आ जाएगा, समझ रहे हो। तो क्या होगा, पहला पद हो गया 3/2 और सारबंधक क्या हो गया 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आई थिंक इसका बिल्कुल परम सत्य उत्तर है। आगे बढ़ोगे। 17 नंबर पूछा 0 से 250 के बीच 4 के कितने गुणज है। 0 से 250 के बीच 4 के कितने गुणज है। तो देखो दोस्तों, क्या आपको मैं एक आगे होमवर्क भी दूंगा, उसको जरूर आप लोग बनाना, कमेंट में उसका आंसर बोलना, ठीक है। तो 0 से 250 के 4 के कितने गुणज, मतलब भाई साहब 4 के पहाड़ा में कौन कौन आता है। तो पहले देखेंगे 0 और 250 के बीच में 4 से कटता कौन कौन है। तो पहला संख्या हो जाएगा क्या 4 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, उसके बाद 12 हो जाएगा। इस प्रकार जो हमारा 250 तक जाएंगे, लेकिन 250 तो भैया 4 से नहीं कटता है, उससे पहले वाला 249 नहीं कटता है, 248 कट जाता है सर। ये हमारा एपी बन गया। आपको निकालना है कितने गुणज है, यानी एन की संख्या निकालना है। ए बराबर कितना हो गया 4, डी बराबर a2 - a1 करोगे तो 8 में से 4 गया तो ये भी 4, और an मतलब अंतिम पद कितना दे दिया 248। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है कितनी गुणज यानी पदों की संख्या यानी कि n। तो सिंपल से एक फॉर्मूला ये देख लो, इसको उतार लो, अब ये फॉर्मूला लगाना आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला an = a + n - 1 × d। आपको an का वैल्यू दिया है, आपको a का वैल्यू दिया है, आपको d का वैल्यू हम निकाल दिए हैं, ठीक है। आप लोग डायरेक्ट n का वैल्यू निकालना है सर। तो इतना जरूर करना, और कमेंट में सभी लोग आंसर जरूर बोलना है इसका, बहुत आसान सवाल है, मजा आएगा। दोस्तों अगला हमारा सवाल है, देखिए क्या है कि एबीसी और बीडी दो समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। एबीसी और बीडी क्या दो समबाहु त्रिभुज है। इस प्रकार है कि डी जो है भुजा वो बीसी का मध्य बिंदु है। पहले मैं एक एबीसी त्रिभुज बनाता हूँ, ठीक है। ये देखो एबीसी कितना प्यारा बना है, ठीक है। चलो ए बी सी, और क्या है बी डी ई, बी और डी जो है दोस्तों बीसी का मध्य बिंदु है। डी ये बीसी कहीं बीच में है डी, ठीक है। बी डी और ई जो है ई कहाँ पर होगा, इधर तो मिलेगा, त्रिभुज तो बनेगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए इधर मिला दिया, एक त्रिभुज बन गया बी डी ई। अब बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी डी, ठीक है, और त्रिभुज बी डी ई, इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ठीक है। क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये है, ये बीच बिंदु है, बीच वाला मध्य बिंदु है। यहाँ पर अगर मिलाएं तो ये भी मध्य बिंदु ही होगा, समझ लो। तो आपको त्रिभुज ए बी डी यानी बड़ा वाला का और त्रिभुज बी डी छोटा वाला का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो दोस्तों एक फॉर्म आप लोग का एक थ्योरम होता है क्या, कि दो त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। क्या होता है, दो त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात उनकी भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। तो ए बी का दोस्तों भुजा क्या है, यहाँ देख सकते हैं ए बी डी में, ठीक है। ये जो होगा ये आधा आधा बढ़ गया ना, मतलब इसको पूरा आप ये एक और इसको एक मानोगे तो 2 हो जाएगा। तो 2/1 का अगर स्क्वायर करोगे, ठीक है, 2/1 का स्क्वायर अगर करोगे तो हो जाएगा 4/1, ठीक है, 4/1। मतलब क्या होगा, जो बड़ा वाला त्रिभुज होगा 4 भाग होगा, छोटा वाला त्रिभुज होगा क्या होगा 1 भाग होगा। बस इतना सिंपल से याद रखो, जब मैं सब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा तो इसको और अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। अभी स्क्रीन छोटा है, सब्जेक्टिव जब बताऊंगा आप लोग बड़े स्क्रीन में तो आपको और अच्छा से समझ में आएगा। तो इतना याद रखना, जब भी इस प्रकार का सवाल दे तो याद रखना 4:1 हो जाएगा। ये 4:1 को कर दो टिक, ऑप्शन नंबर सी हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, त्रिभुज एबीसी में यदि AC² = AB² + BC² है तो कौन सा कोण 90 डिग्री होगा। तो देखो त्रिभुज एबीसी में AC का स्क्वायर एक समकोण त्रिभुज है, क्यों होगा, क्योंकि बहुत पूछा है कोण 90 होगा तो समकोण त्रिभुज तो होगा ही। अब AC का स्क्वायर बाकी दो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर, मतलब कह सकते हैं AC क्या है, कर्ण है। तो कर्ण कोण वाला जो सबसे बड़ी ये वाला है, तो ये है AC, ये A और C हो तो ये B हो गया। ये अगर कर्ण होता है मतलब ये 90 डिग्री होता है, तो कौन सा 90 डिग्री होगा, कोण B आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। बिंदु PXY के मूल बिंदु से दूरी, दोस्तों मूल बिंदु से दूरी क्या होता है, डायरेक्ट याद रखना है x² + y² होता है। क्यों, क्योंकि दूरी सूत्र अगर लगाओगे भी ना कि x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी x1 तो 0 हो जाएगा और +y2 - y1 का होल स्क्वायर,
ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम वही फॉर्मूला रहेगा। इससे भी आप लोग याद रखना, मूल बिंदु से जब भी दूरी निकालोगे, मूल बिंदु से अगर दूरी निकालोगे दोस्तों तो फॉर्मूला होता है x स्क्वायर प्लस अंडर रूट टी प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, यदि विभाजन बिंदु मध्य बिंदु है तो m1 के अनुपात क्या होगा। विभाजन बिंदु अगर मध्य बिंदु है तो आधा आधा बटेगा भाई, आधा आधा बटेगा। 4 भाग इधर है तो 4 भाग इधर भी होगा, 5 भाग इधर है तो 5 भाग इधर भी होगा, 10 भाग इधर है तो 10 भाग इधर भी होगा। कटेगा तो 1:1 सब में आ जाएगा, 1:1, 1:1, तो 1:1 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि 1 - tan स्क्वायर 45 बाई 1 + tan स्क्वायर 45 क्या होगा। तो 1 - tan स्क्वायर 45 का वैल्यू होता है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। बाई 1 + tan स्क्वायर 45 का वैल्यू होता है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 - 1 0 हो जाएगा, बटे 1 और 1 2 हो जाएगा, तो 0/2 करोगे तो 0 ही आंसर हो जाएगा ना। और जब भी इस तरह का बटा का रहेगा साइन 18, क्या है, साइन 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री। ठीक है, तो क्या करोगे, इसको साइन 80 इनको पुट करोगे, चेंज करोगे, इसको मैं लिख सकता हूं साइन 90 माइनस क्या 72 डिग्री होगा ना, 90 माइनस 72 डिग्री। तो 90 माइनस 72 करेंगे, क्यों 72 किए सर, क्योंकि 90 में 72 जाएगा तभी तो 18 बचेगा, तभी तो साइन 18 होगा। और नीचे बटा कॉस 72 लिखना। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, यानी कॉस 72 हो जाएगा। तो ऊपर में कॉस 72 क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा है, और नीचे भी तो कॉस 72 है ही। ठीक है, तो कॉस 72 कट जाएगा, यानी 1 नंबर आ जाएगा, एक आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। तो जब भी याद रखना, जब भी इसका बटा में होता नहीं, कट के आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगला सवाल देखो क्या बोल रहा है कि यदि tan a बराबर 4/3 तो sin a क्या होगा। tan a का वैल्यू ये दिया है 4/3, tan a बराबर क्या दे दिया है, यह बड़ा ही मानना, 1 मिनट, ये बड़ा ही मानो इसको, ठीक है, क्योंकि एंगल है क्या 4/3। तो आपको sin a निकालना है। tan a का फॉर्मूला होता है p/b, आपको याद है tan a क्या है, p/b, p 4 हो गया, b 3 हो गया, आपको h निकालना है। h का फॉर्मूला होता है सिंपल सा क्या, h का फॉर्मूला अंडर रूट p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे, यानी कि पी कितना है, पी है 4, बी है 3, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। जब इसका वर्गमूल निकालोगे तो हो जाएगा 25, 25 का रूल आ जाएगा 5। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 5। देखिए क्या है, सॉरी 5 नहीं, ये तो एच का वैल्यू आया ना, एच का वैल्यू आ गया 5। ठीक है, आपको साइन ए का निकालना है, साइन थीटा, यानी साइन ए का फॉर्मूला होता है दोस्तों p/h। पी हमारा क्या है, पी हमारा tan थीटा p/p आपका 4 है, आप लोग देख लीजिए, और एच कितना है 5, तो 4/5 आपका सही उत्तर हो जाएगा, साइन थीटा साइन ए बराबर 4/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर को उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार को चाहिए, देखिए मीनार का उन्नयन कोण नहीं, मीनार के शिखर से। ठीक है, तो क्या बोला, सबसे पहले सवाल को समझिए, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी है। भूमि का कोई बिंदु है, एक मैं मान लेता हूँ यहाँ पर, ये भूमि का बिंदु है, यहाँ एक मीनार खड़ा है, मीनार के पाद बिंदु से इसका दूरी कितना है, 30 मीटर है, समझ गए। और क्या बोल रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये शिखर है मीनार का, यहाँ से उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री। तो यहाँ से अगर इसको मिलाएंगे, उन्नयन कोण ये वाला होता है, ये हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, ये आपका कुछ भी नहीं है, ये आपका कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, बस सिंपल सा है, आपका 30 हो गया, 30 डिग्री हो गया, क्या निकालना है, एक सॉरी 30 डिग्री नहीं है, 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। ठीक है, ये क्या है 60 डिग्री है, इसको 60 डिग्री कर लेना, 60 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई, मतलब ये वाला निकालना है। तो इसको मैं मान लेता हूँ क्या, tan 60, क्योंकि ये वाला निकालना है, ये वाला दिया हुआ है, तो इसका और इसका रिलेशन क्या होता है, ये p मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो p भी किस में लगता है, tan थीटा में, तो tan 60 डिग्री लगा देंगे। p/b, तो मैं इसको p ही मान लेता हूँ, बाई b कितना है, तो 20, ये वाला दूरी 30 है। ठीक है, 30 हो गया ना, तो tan 60 होता है √3 हो जाएगा p/30, तो ये आपका हो जाएगा √3 इधर, √30 जगह, सॉरी 30 इधर जगह गुना हो जाएगा, तो 30√3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी 30√3 ऑप्शन नंबर बी। बहुत आसान सवाल है, कोई हार्ड नहीं है, समझ गए। इसका आंसर क्या होगा, 30 डिग्री मार दो गोली। और बढ़ेंगे आगे, यानी एक वृत्त में कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। बहुत आसान सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और एक होमवर्क तो बनता है आप सभी के लिए, डिट्टो क्वेश्चन उठा के छप जाए एग्जाम में यार। तो अगर नहीं आता है तो मेरा पिछला वाला कुछ वीडियोस देख लेना, मिल जाएगा मोबाइल में, या फिर कहीं सर्च कर लेना। इसका आंसर कमेंट में जरूर बोलना, मैं इंतजार करूंगा। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई पूरा 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, कोई बिंदु Q है, उस पर वृत्त पर Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, कोई वृत्त है। ठीक है, कोई बिंदु Q, मान लीजिए एक बिंदु Q है, यहां से स्पर्श रेखा की लंबाई कितना, ये 24 सेंटीमीटर है, चलो मान लिया, तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, ये केंद्र हो गया, तो ये Q से केंद्र की दूरी कितना, ये है 25 सेंटीमीटर।
ओके। एंड नाउ वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, मतलब आपको ये वाला निकालना है, आर निकालना है। आपको पता होगा दोस्तों ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ये क्या होता है 90 डिग्री होता है, आपको पता है स्पर्श रेखा 90 डिग्री कोण बनाती है। तो ये मैं इसको क्या मान लेता हूँ, आर मानता हूँ। तो आपको पता है दोस्तों कर्ण का स्क्वायर, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूँ, कर्ण का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर, सिंपल सा वैल्यू लिख रहा हूँ 25 का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो ये क्या है, ये तो 24 है, तो 24 का स्क्वायर, समझ गए, ये 24 है ना, ये 24 है, तो 24 का स्क्वायर। और ये क्या है, ये आपका आर है तो आर का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, माइनस कर देंगे इधर, 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 24 का हो जाएगा 576, तो ओके हाँ 576 होता है, 576 इक्वल टू क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर। तो बस माइनस करो, 625 में 576 जाएगा तो क्या होगा, 15 में 6 जाएगा तो हो जाएगा क्या, 15 में 6 76 हो गया, तो इधर हो गया आपका 24 और उधर हो गया 25 यानी कि 49। तो आर का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 49, आर का स्क्वायर माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 49, तो आर इक्वल टू निकालोगे तो आ जाएगा 7, क्योंकि ये वर्गमूल जब निकालोगे 49 का 7 आ जाएगा। तो 7 कहीं है, जी हाँ ऑप्शन नंबर 1 में ही दिख रहा है। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी बिंदु पर वृत्त PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री कोण पर झुकी हो तो POA बराबर है। बोला कोई वृत्त है, ठीक है, बिंदु P से O, बिंदु P मान लिए P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB क्या है, दो स्पर्श रेखाएं हैं, PA और PB क्या है, दो स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है, परस्पर कितना डिग्री कोण पर झुका है, 80 डिग्री कोण पर झुका हुआ है। कितना डिग्री कोण पर झुका है, 80 डिग्री कोण पर झुका हुआ है। तो POA ज्ञात कीजिए, POA यानी कि P यहाँ से जाएगा O, यहाँ से जाएगा A, ये आपको निकालना है। आपको पता है ये कितना 90 डिग्री है और ये गया है 80, तो ये कितना में कटेगा, ये 40 में बढ़ जाएगा, मतलब ये 40 हो गया, ये 90 हो गया। ध्यान से सुनो मेरी बात को, ये पूरा है 80, तो जब बीच से खींचेंगे तो हो जाएगा 40, तो ये हो गया 40, ये कितना 90, 90 40 130, तो 130 तो यहीं पर हो गया। तो ये कितना होना पड़ेगा बीच वाला, POA कितना होना चाहिए, POA कितना होना चाहिए, POA आपका 50 डिग्री होना चाहिए, तभी तो होगा 180, तो 50 डिग्री इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप लोग सॉल्व कर लेना, जोड़ लेना कि 130 प्लस 6 बराबर 180, तो वहां से माइनस कर देना 180 माइनस 130, 50 डिग्री आ जाएगा OA का वैल्यू, O का वैल्यू। अगला सवाल क्या बोल रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण दिया है 60 डिग्री। बहुत आसान सा सवाल है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई स्क्वायर, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है सर, थीटा है 60 डिग्री, थीटा कितना है, थीटा है 60 डिग्री, बटा में 360 इंटू पाई स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू 22/7, आर का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो कट जाएगा, 1 6 6 36 करेगा। ठीक है, यहाँ पर 2 को 6 है ना, तो 6 गुना 6 मतलब 1 को 6 और 1 को 6 कट जाएगा ना, तो ये 2 को 6, 6 स्क्वायर मतलब 2 को 6 है, तो 22, 1 को 6 खत्म, तो 22 को 6 से गुना करना बटा 7, 22 हो के 132 हो जाएगा और बटा 7 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, ओ भाई दिखाओ भाई, देखो सही है ना, कुछ गलत तो नहीं था। थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा बाई 360 60 6 36 और यहाँ पर सही है 22 हो गया 132, सही है। चलो अगला सवाल है, आर त्रिज्या वाले एक वृत्तखंड वृत्त के उस त्रिज्याखंड से जैसे जिसका कोण P डिग्री है, तो P बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो कौन वाला है, कहीं पर 360 नहीं दिख रहा है, इसको काट दो आप, देखो 2 बार में कटेगा 360 में हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे दो 33 नंबर, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दिया हुआ, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। मतलब इसका मान लेते हैं R1, इसका मान लेते हैं R2 और एक वृत्त का मान लेते हैं त्रिज्या जो बड़ा वाला बनेगा उसका R, तो क्या होगा क्षेत्रफल इसका हो जाए पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर और प्लस पाई R का स्क्वायर, यही तो होगा, सॉरी प्लस नहीं बराबर, यहाँ पर बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा बराबर, तो बराबर पाई आर स्क्वायर, तो पाई कॉमन अगर लो लोगे तो क्या बचेगा, R1 का स्क्वायर बचेगा प्लस R2 का स्क्वायर बचेगा और ये किधर बचेगा, ये बचेगा पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कटिंग, यानी आर स्क्वायर बराबर R1 प्लस R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बराबर R स्क्वायर होगा। तो R1 का वैल्यू कितना 8 यानी 8 का स्क्वायर, R2 का वैल्यू कितना 6 तो 6 का स्क्वायर बराबर R का स्क्वायर, तो 8 8 64 6 चौके 36, दोनों को जोड़ देना बराबर R का स्क्वायर, तो R का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100, यानी R जब भी निकालोगे आप R बराबर होगा √100, तो √100 का वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा 10, समझ गए, तो 10 आपका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है, अभी डी नंबर मारो। अगला सवाल, सबसे बड़े लंबे बांस की लंबाई बताइए जो 12 मीटर 9 मीटर और 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखे। एक कमरे में जब आप किसी बांस को रखोगे ना दोस्तों, तो नीचे वाला कोना और ऊपर वाला कोना में रखोगे इस प्रकार से, तो उसका लंबाई क्या होगा, सिंपल सा फॉर्मूला होगा L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, बस इसमें बैठा दो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होगा 144, 9 का स्क्वायर हो जाए 81 और 8 का स्क्वायर हो जाए 64। सबको जोड़ देना, 4 1 5, 5 5 4 9 हो जाएगा। ठीक है, 6 8 से 14, 14 4 18 का 8 हो जाएगा, हाथ मेरा 1 1 1 2, 289। 289 को जब वर्गमूल दोस्तों निकालोगे आप लोग तो हो जाएगा आई थिंक 17। तो इसका सही उत्तर जो निकल के सामने आ रहा है दोस्तों वो हो जाएगा 17 मीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, देखो आपका नेक्स्ट मतलब 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक 5 मीटर ऊंचाई वाले लंब वृत्त का बेलन का आयतन होगा। ठीक है, त्रिज्या दिया है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया 5 मीटर। वृत्त का बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, पाई का वैल्यू हो गया 22/7, आर का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर और एच मतलब 5। तो ये इधर इधर 2 7 है, यहाँ नीचे में एक 7 है, तो एक साथ तो खत्म हो जाएगा ना। तो क्या बचेगा 22 गुना 7 गुना 5, 22 7 होता है 154, 154 गुने 5 करो आंसर आ जाएगा। 5 4 20 का 0, हाथ मेरा 1 1 1, 5 5 25 26 का 6, हाथ मेरा 2, 5 के 5 760। तो 760 कहीं भी दिख रहा है, आई थिंक थोड़ा सा कहीं गलती हुआ है क्या। पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच लंब वृत्त बेलन का आयतन 22 आर का 7 का स्क्वायर एच, सही है 7 7 कर जाएगा। तो 22 7 154, 5 20 का 0, हाथ मेरा 2, 5 5 25, अरे 27 होता है यहाँ पर, सॉरी ये 7 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 7, 770 आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा गलती करोगे और ऑप्शन मैच कर जाएगा ना तो गलती कर जाएगा वो। ठीक है, अगर ऑप्शन अगर गलत आंसर दिया हुआ ऑप्शन में तो आप गलती मार दोगे, इसलिए सही से कैलकुलेट कर लेना। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या देख लीजिए कि क्रमशः 6 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया गया। इस बड़े गोले की त्रिज्या क्या होगी। तो आपको पता है 3 ठोस गोला को मिलाकर अगर एक बड़ा गोला बनाएगा तो सबका आयतन क्या होगा, समान होगा। इधर वाला का जितना आयतन होगा उतना इधर वाला का आयतन होगा। जब भी एक चीज से दूसरा चीज बनाया जाता है दोस्तों याद रखना उसका आयतन क्या होता है, बराबर हो जाता है। तो इसका आयतन क्या होगा, मैं तीनों गोलों को मानता हूँ R1 R2 R3 है, तो 4/3 पाई R1 का क्यूब हो जाएगा प्लस 4/3 पाई R2 का क्यूब हो जाएगा प्लस 4/3 पाई R3 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, बराबर क्या होगा 4/3 पाई R का क्यूब। तो 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई खत्म, क्योंकि तीनों में से 4/3 पाई कॉमन आ जाएगा, इससे कट जाएगा ना। मतलब R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब बराबर R का क्यूब। तो R1 क्यूब यानी कि 6 का क्यूब, R2 का क्यूब यानी 8 का क्यूब, R3 क्यूब यानी कि 10 का क्यूब बराबर R का क्यूब। तो क्या हो 6 36 36 216 8 64 64 8 512 और 10 100 100 10 100 सॉरी 1000 बराबर हो जाएगा, अरे 1 मिनट, हाँ सही है R क्यूब। तो जोड़ देना 1500 600 700 700 700 और इधर 710 20 728 और 1000 1728 हो जाएगा R स्क्वायर क्यूब बराबर। तो R क्यूब बराबर हो जाएगा 1728। इसका तो आप लोग वर्गमूल निकाल सॉरी घनमूल निकाल ही सकते हो, क्योंकि क्यू है ना तो इसका क्यूब रूट हो जाएगा। तो 3 को में से एक निकलेगा, तो इस प्रकार का विधि वाला बना दो। ठीक है, 1728 लिखो, दो क्या क्या आ रहा है उस हिसाब से बना देना। ठीक है, तो ये था दोस्तों आप लोग आई वाला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका कमेंट में बोल देना कितना आंसर है। आई थिंक आपका इसका आंसर हो जाएगा शायद 12 सेंटीमीटर आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। एक बार कमेंट करके देख लेना। नेक्स्ट देखिए क्या है, यदि माध्य बराबर 60 और माध्यिका बराबर 50 तो बहुलक क्या होगा। तो दोस्तों बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक, 3 माध्यक -2 माध्य। ठीक है, तो 3 माध्यक यानी 3 × 50, 2 माध्यक यानी 2 × 60। ठीक है, 2 × 60 तो 350 × 5 × 15 150 -3 120, तो 30 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। सर 30 आंसर हो जाएगा, 30 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, किस प्रकार का तोरण है। तो कौन सा प्रकार का तोरण है, ये देखना निम्न सीमा है तो अधिक प्रकार का तोरण है, तो से अधिक प्रकार का। यहाँ पर देखना निम्न प्रकार का है तो अधिक प्रकार का तोरण है बस। अगर लगता निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो भाई साहब जो माइनस वाला होगा ना कभी भी नहीं हो सकता, समझ लो। नेशनल 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो रेशमा की जीतने की प्रायिकता कितना है, बस 1 से माइनस कर तो आंसर आ जाएगा। इस प्रकार जब भी सवाल रहेगा एक चीज़ का दिया रहेगा 2 चीज़ का नहीं निकालना है, सॉरी निकालना है आपको, तो बस 1 से माइनस कर देना। क्या आ जाएगा यहाँ पर 0.38 आ जाएगा आंसर, समझिए। तो ये था दोस्तों आप लोगों का मॉडल पेपर सेट 1 पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन। कैसा लगा कमेंट में जरूर बोलिएगा, कुछ इंप्रूवमेंट करना है तो भी बोलिएगा। और पढ़िए दोस्तों, धाकड़ तक से पढ़िए तक एग्जाम बहुत बढ़िया जाए और नंबर से बिल्कुल ताबड़तोड़ एकदम हो जाए। चलो लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू, इतना ही। फिर नेक्स्ट में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।